नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह सवाल सभी के जहन में खड़े हो रहे हैं कि आखिर तीरथ के दरबार में किसे जगह मिलेगी। क्या किसी नए चेहरे को शामिल किया जाएगा या फिर पुराने चेहरों को तवज्जो दी जाएगी या फिर मंत्रिमंडल में दोनों का तालमेल होगा। जाहिर है इन सवालों का जवाब अगले कुछ दिनों में मिल जाएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि तीरथ के दरबारी देहरादून से नहीं बल्कि दिल्ली में तय होंगे। जल्द मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने आ रहे हैं, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा संभव है। ऐसे में आज चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे कि कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार और इस मंत्रिमंडल में किन चेहरों को मिलेगी जगह। लेकिन इससे पहले सूबे के निवर्तमान शिक्षा मंत्री और कृषि मंत्री क्या कुछ कहते हैं वो आपको हम सुनवाते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन कैबिनेट को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। आखिर मंत्रिमंडल में कौन सा चेहरा जगह पाएगा और किसका टिकट कटेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी कई कयास लग रहे हैं कि किस किस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व मिलेगा। इन तमाम सवालों के जवाब क्या होंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ त्रिवेंद्र सरकार के दो मंत्री मौजूद हैं, आरबी पांडे साहब और सुबोध उनियाल साहब। पांडे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कैबिनेट में किसको जगह मिलेगी और किसे नहीं, इसको लेकर के तमाम कयास लग रहे हैं। मैं सबसे पहले जो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री जी बने हैं तीरथ सिंह रावत जी, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि संगठन ने जिस उम्मीदों के तहत इनकी ताजपोशी की है, यह उत्तराखंड के विकास में इनको सफलता मिले और संगठन के विश्वास पे ये खड़े उतरे। इस नाते इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होना हम लोग का दायित्व है। हम इनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। रही बात कि कैबिनेट में कौन बनेगा, 100% यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कैबिनेट में आएगा, चाहे वो नाम कोई सा भी हो सकता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आएगा। और जो संगठन जिसको समझेगा, उचित समझेगा, जिन पर विश्वास करेगा, उनको दायित्व सौंपेगा। और जो भी दायित्व में आए, जो भी कैबिनेट मंत्री बने, राज्य मंत्री बने, उन सबको हमारी अग्रिम शुभकामनाएं कि प्रदेश के हित के लिए काम करें। परफॉर्मेंस बेस की बात की गई कि इन 4 सालों में जिन मंत्रियों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उनका मतलब रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। मुझे लगता है बिल्कुल ही यह पदेन नहीं होना चाहिए। कार्य की जो गुणवत्ता है, जो परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर तो दायित्व होने ही चाहिए। अगर जो लगता है संगठन को कि हमारी भी उसमें गुणवत्ता ठीक नहीं है, तो हम ये कार्यकर्ता बन के काम करने को तैयार हैं। बिल्कुल। सुबोध उनियाल साहब है। उनियाल साहब, मंत्रिमंडल के गठन में किसको जगह मिले किसको नहीं, कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए, ये हाईकमान का विशेषाधिकार होता है। मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करने के बाद हाईकमान को निर्णय लेना है कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो इसमें मैं समझता हूँ ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है कि हम इसमें कुछ बोले। इस बार के मंत्रिमंडल में देखा गया था बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां से कोई रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं था। आपको लगता कि जब चुनाव बेहद नजदीक है तो मंत्रिमंडल में कम से कम सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि कम से कम वहां की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस ना करे? देखिए, यही बात मैंने कई बार पहले भी कही थी कि जो स्थान खाली है उनको तत्काल भरा जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास अनुभवी लोग भी हैं। हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने काफ़ी लंबा जिनका अनुभव है, जिनको प्रशासनिक क्षेत्र का भी अनुभव था और सोशल सेक्टर का भी अनुभव था। लेकिन वो 3 पद, क्योंकि वो 3 पद लगातार खाली रहे और प्रकाश पंत जी की मौत के बाद भी कोई उनका रिप्लेसमेंट नहीं आया, तो इसका कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ असर पड़ता है परफॉर्मेंस पे। लेकिन आज की स्थिति में जब नए मुख्यमंत्री जी आए हैं तो निसंदेह मेरा ये मानना है कि संभवतः सारे के सारे मंत्री पद जो मंत्रिमंडल में जितनी जगह है सारी की सारी भरी जाएगी। सर, मुख्यमंत्री के पास आधा सैकड़ा के आसपास मंत्रालय होना अपने आप में एक आशा की बात है और मंत्री पद जबकि स्पेस है खाली रह गया, तो ये क्या ये मैसेज नहीं देता था कि जो है आपके पास कोई योग्य जो है विधायक ही नहीं है या उनका रिप्लेसमेंट ही नहीं है प्रकाश पंत जी का या फिर दूसरे लोगों का? देखिए, ये बातें अब कालातीत हो गई हैं। अब उन पर मैं समझता हूँ कि रिमार्क करना उचित नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि तीरथ सिंह जी भी काफ़ी अनुभवी हैं, छात्र राजनीति से आए हैं और छात्र राजनीति से लेके संगठन से लेकर के पहली सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में काम करने से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करने का भी उन्हें अनुभव है। तो मैं समझता हूँ उनके अनुभव का फ़ायदा और सभी जितने कार्यकर्ता हैं सभी के अनुभव के एक कलेक्टिव भावना से, जैसे मैंने कहा कि सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से काम होगा। सीधे तौर पर दोनों कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि शायद किसी को कुछ मालूम भी नहीं है। कुछ घंटों पहले तक ये भी नहीं मालूम था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अचानक मुख्यमंत्री का नाम सामने आया और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही मंत्रियों के नाम भी सामने आ जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव,
न्यूज वन इंडिया। तो उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो चुकी है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में सहयोगी कौन कौन से होंगे उस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है, संशय बरकरार है। और आगे उत्तराखंड का भविष्य किस तरीके का होगा, कौन लोग आएंगे, कौन लोग बाहर जाएंगे, किस तरीके का मंत्रिमंडल होगा, कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। और ये सिर्फ अभी कयास है और कयासों का बाजार गर्म है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक इस तरीके से बात हो रही है, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ विनय गोयल जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजेश चमोली साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और उमा सिसोदिया हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। और ब्रजेश श्रीवास्तव जो हमारे एसोसिएट एडिटर हैं, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि आखिरकार लेटेस्ट अपडेट क्या है। लेटेस्ट अपडेट ब्रजेश श्रीवास्तव आपके पास आऊंगा। सबसे पहले ये बताइए क्या अपडेट है, कहां बैठकों का दौर चल रहा है, कहां पर चीजें तय हो रही हैं, क्या देहरादून में चीजें तय होंगी या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री दिल्ली से तय किया गया मंत्रिमंडल में दिल्ली में तय होगा? देखिए, सबसे दिल्ली दरबार से है कि दिल्ली दरबार से ही तीरथ के दरबारी कौन होंगे ये तय होगा। लेकिन जो उसकी पटकथा है या फिर उसके लिए जो बाकायदा मैनेजमेंट है वो उत्तराखंड में हो रहा है। आपको जरा मैं तस्वीर दिखाता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बंगले के बाहर की तस्वीर है। और यहाँ पर जो आप पूरा यहाँ पर अगर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देख रहे हो, यहाँ पर हम लोग सुबह से एक के बाद एक जो विधायक है वो जो है प्रदेश अध्यक्ष के जो है आवास में उनके आने का सिलसिला चल रहा है, उनसे मिलने का सिलसिला चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हर कोई अपने अपने तरीके से लॉबिंग करना चाह रहा है, हर कोई अपने अपने तरीके से जो है अपनी बात रखना चाह रहा है कि उन्हें भी मौका मिले, क्योंकि अब 1 साल से कम का वक्त बचा है। अगर अब भी नहीं तो फिर कब, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर के जो जद्दोजहद है वो जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरीके से बंशीधर भगत जी से भी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा कि देखिए सभी को समायोजित करने की कोशिश की जा रही है, हर मुद्दे पर चर्चा की जा रही है और ये उसके बाद देखा जाएगा कि किसको किसको उस पर समायोजित किया जाएगा। और दिल्ली दरबार से नहीं बल्कि यहाँ हम सबकी सहमति के साथ सबके साथ बातचीत करके मंत्रिमंडल को तय करेंगे और 2-3 दिन में मंत्रिमंडल तय होगा। तो फिलहाल सबसे ज्यादा जो सुगबुगाहट है वो प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के आवास में है। अंदर लगातार विधायक एक के बाद एक मिल रहे हैं, मिल करके अपनी बात रख रहे हैं। अभी कुछ मंत्री धन सिंह रावत भी बंशीधर भगत से मिलने आए थे। इसके तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हर दावेदार इस वक्त हर उस चौखट पे माथा टेक रहा है जहां से उसको उम्मीद है कि शायद उसकी बात बन सकती है। और केवल यही बस नहीं, बल्कि दिल्ली परिक्रमा भी शुरू हो गई है नेताओं की, और दिल्ली परिक्रमा के साथ दिल्ली में जो तमाम बड़े नेता उनके साथ संपर्क साधने की कवायद भी शुरू हो गई है। ठीक है, चाहे वो संघ कार्यालय से लेकर के केंद्रीय नेतृत्व तक, हर किसी का जहां पर जो भी जुगाड़ और जैक लग रहा है वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब पूरी जो कवायद है वो इसी तरफ है। ब्रजेश, एक छोटा सा सवाल, उसके बाद मैं गेस्ट के पास आऊंगा। एक छोटा सा सवाल, क्या मुख्यमंत्री आज दिल्ली आएंगे? देखिए, अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक हरिद्वार से कुछ देर में मुख्यमंत्री वापस देहरादून लौटने वाले हैं। और यहां से लौटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के साथ इस बात की संभावना है कि संभवतः 3-4 बजे तक यहां से मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो और उसके बाद वहां बैठक में शामिल होंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा देखना, क्योंकि अभी तक जानकारी तो ये आ रही, कहा तो ये जा रहा है कि कटसी मुलाकात के लिए तीरथ सिंह रावत दिल्ली जाएंगे, लेकिन दरअसल एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात तो एक मुद्दा होगा, लेकिन इसके साथ ही मंत्रिमंडल में किसको किसको जगह मिलनी चाहिए और किसका पत्ता कटना चाहिए, इसको लेकर के जो चर्चा है वो दिल्ली में ही तय होनी जा रही है। ठीक है ब्रजेश, दिल्ली दरबार से मुख्यमंत्री तय हुआ और अब दिल्ली दरबार से ही तीरथ का मंत्रिमंडल भी तय होगा। बिल्कुल। विनय गोयल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, गोयल साहब आप ही बताइए, क्या कब तक, 2 छोटे छोटे सवाल हैं, कब तक मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और दूसरा, क्या इस बार मंत्रिमंडल पूरा होगा? मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और इस बार निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में सभी सदस्यों को स्थान मिलेगा। और क्योंकि अब समय केवल 1 वर्ष का शेष रह गया है, क्योंकि 18 मार्च को पिछले एक बार हम जो कार्यक्रम करना चाह रहे थे 3 साल पूरे होने पर,
वो पिछली बार भी हम कर नहीं पाए थे, और अब 4 साल का कार्यक्रम हमें करना है 18 मार्च को, तो केवल 1 साल का समय हमारे पास शेष है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बहुत शीघ्र ही मंत्रिमंडल का गठन होगा और पूरे मंत्रिमंडल का गठन एक साथ हो जाएगा। ठीक है राजेश चमोली साहब, ये जो उत्तराखंड में जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ है, इसको कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है और इसे आप किस तरीके से ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करेंगे? देखिए धनराज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल राज्य के बर्बाद करने के बाद और प्रचंड बहुमत की 57 की जो सरकार थी, 57 विधायक थे और डबल इंजन था, दिल्ली में हो चाहे राज्य में हो, और उसमें ये सरकार पूर्ण रूप से फेल हुई। 4 साल राज्य के बर्बाद करके विकास की जो योजनाओं को पलीता लगाते हुए इन्होंने जो 4 साल बाद जो कुकृत्य सरकार मतलब मुखिया बदल के जो किया है, निश्चित रूप से ये ब्लैक डे है उत्तराखंड का। और मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए पिछले 4 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 55 डिपार्टमेंट अपने पास रखे, और जो मुख्य जो जैसे वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी, जो राज्य के मुख्य डिपार्टमेंट थे उनको अपने पास रखे, सारे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट किया। राज्य के सड़कों का बहुत बुरा हाल है। इसी प्रकार आप देखिए, अगर आप वित्तीय प्रबंधन आपके पास है, मुख्यमंत्री भी आप हैं, किस प्रकार का बजट आप पेश कर रहे होंगे, ये भी सोचने का विषय था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से, क्योंकि लोग मन बना चुके थे 2022 में कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य से बेदखल करके पुनः कांग्रेस की सरकार लाने का लोग मन बना चुके थे। उससे पहले बीजेपी ने एक नया मतलब जो सिगुफा कहे चाहे नया एक मतलब तरीके से मुखिया चेंज करके निश्चित रूप से मन अब लोगों का भ्रमित अब नहीं होने वाले। लोग मान जान चुके हैं कि राज्य में बेरोजगारी चरम पे है, राज्य में महंगाई चरम पे है, राज्य में। राजेश चमोली साहब, ये सारे तो पॉलिटिकल आरोप हैं, इस पर आप जरूर हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है, जयसिंह रावत साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, लोग आपसे समझना चाहते हैं कि ये जो चेंज हुआ है ये बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि इससे पहले देखा गया कि ऐसी सिनेरियो जब भी बनी है उसका फायदा नहीं मिला है। हाँ, निश्चित रूप से जो नया नेतृत्व है उनके लिए चुनौती तो है, क्योंकि 4 साल गुजर गए हैं। अब इनके पास अब ये दिसंबर में तो लगभग आचार संहिता लग जाएगी, और उससे पहले और ये देखिए कि 2 उपचुनाव होने हैं। एक तो मुख्यमंत्री जी के लिए कोई सीट खाली होगी, उस पर उपचुनाव होने हैं, और उसके बाद जो पार्लियामेंट की सीट खाली होगी उसके लिए भी उपचुनाव होने हैं। तो आप समझिए 3 महीने के ये चुनाव होंगे तो आचार संहिता लगेगी। और दूसरी बात है कि जो मुद्दे थे इनके, जिस वजह से नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा, जो आज सवाल ये है उन पर नई सरकार का क्या रुख रहेगा, वो भी देखने वाली बात है। क्योंकि अगर पिछली सरकार लगभग ठीक ठाक रहती तो उनको जरूरत क्या थी, उसको नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत क्या थी। इसका मतलब जो सरकार ने जो 4 साल तक जो सरकार रही है उसकी परफॉर्मेंस से सरकार क्या कहें, पार्टी का नेतृत्व भी संतुष्ट नहीं था। आम आदमी की बात तो रही बात अलग, तो वो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। अभी मंत्रिमंडल की आप बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल का गठन करना भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आप जो बताया नहीं वो संतुलन वाली बात तो है ही है। लेकिन पिछली सरकार का अगर कामकाज ठीक ठाक नहीं था, संतोषजनक नहीं था, तो अकेले मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है, उसमें मंत्री लोग भी रहे होंगे, मंत्रियों की परफॉर्मेंस भी होगी। तो वो हो सकता है, इसमें ये उम्मीद की जानी चाहिए की जा रही है कि नए लोग इसमें आएंगे, नए लोगों को भी शामिल किया जा सकता है, और पिछले कुछ ड्रॉप किए जाएंगे। अगर पिछले कुछ ड्रॉप किए जाते हैं जिनमें कुछ नामों की चर्चा है, तो फिर वो भी असंतोष की नई शुरुआत उसमें हो बिल्कुल, यही एक बड़ा सवाल देखने वाली बात है। देखें, ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। उमा सौदिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। मैं आम आदमी पार्टी इस पूरे सिनेरियो में अपने आप को कहां एग्जिस्ट पाती है उत्तराखंड की सियासत में? देखिए, अगर मैं बात करूं बीजेपी में जो पिछले 3-4 दिन से जो घटनाक्रम हुआ है कि एक मुख्यमंत्री जी को हटाकर दूसरे मुख्यमंत्री जी को यहाँ बनाया गया है, इससे आम आदमी पार्टी की जो अपनी तैयारियां हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है।
आम आदमी पार्टी अपने हिसाब से और अपना जो उनका हमारा जो अपना वो है कि हमें किस किस तरह से अपनी तैयारियों को इस महीने यहाँ तक लेके जाना है, अगले 2 महीने में यहाँ तक लेके जाना है, वो हमारी अपनी इंटरनल तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी की। मुख्यमंत्री जी चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हो, चाहे अब तीरथ सिंह रावत रहे हो, आम आदमी पार्टी की तैयारियों पर, चुनाव की तैयारियों पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरह की राजनीतिक उठापटक इस समय बीजेपी ने यहाँ पर की है हमारे प्रदेश में, उसका कुछ ना कुछ फायदा जरूर विरोधी पार्टियों को मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो आम आदमी पार्टी है, उसका हम फायदा लेने की कोशिश जरूर करेंगे। और हमारे सामने तो एक नया मुद्दा आ गया है जनता को ये बताने के लिए कि देखिए बीजेपी ने अपने किसी मुख्यमंत्री को 5 साल तक शासन नहीं करने दिया, और वही हाल उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का किया है। और जो इस तरह से अचानक इन्होंने लास्ट के 9 महीने के लिए या 10 महीने के लिए एक नए मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर बनाया है, इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को नहीं होने वाला है, बल्कि और थोड़ा नुकसान ही इसको बीजेपी को होगा कि आपने 4 साल जनता के खराब करने के बाद आप 5वें साल में एक साफ सुथरी छवि के नेता को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। यानी कि पहले वाले मतलब नहीं, आप एक मिनट उमा जी एक मिनट उमा जी, आपने कहा कि आपने एक साफ सुथरे छवि के आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की इकाई ये कह रही है कि तीरथ सिंह रावत साफ सुथरे छवि के इंसान है। देखिए मैं इस चीज, देखिए ऐसा पहले भी हुआ है कि जब निशंक जी, क्योंकि अखंड भ्रष्टाचार में डूबी सरकार थी निशंक जी की, अभी आपने जो कोट किया, मैं उससे मैं बहुत पुरानी बातों पर नहीं जाता। अभी आपने कोट किया कि एक सीधे साधे और शरीफ इंसान को लाके बैठा दिया, यानी आम आदमी पार्टी जो उत्तराखंड की इकाई है वो ये मान रही है कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो साफ और स्वच्छ छवि के हैं। देखिए मैं कहती हूँ वर्तमान मुख्यमंत्री जी को कुछ ना कुछ तो सोच के भी उन्होंने बनाया है, और मैं इस बात को मानती हूँ, उनके ऊपर इस तरह का कोई आरोप अभी तक हमने नहीं सुना। ठीक है, यानी चलिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारे साथ जुड़े हुए ब्रिजेश, ये जो बात निकलकर सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल का स्वरूप किस तरीके से होगा, क्या इसमें पुराने लोगों को रखा जाएगा या नए लोगों को रखा जाएगा, या पूर्ववर्ती सरकार में जो मंत्रिमंडल में कामकाज हुआ है उसको देखा जाएगा? क्योंकि शिकायतें कई मंत्रालय में रहा है, क्या किसी को प्रमोट किया जाएगा, किसी को डिमोट किया जाएगा? इन सारे मामलों पर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बदलाव तो होंगे, बदलाव बहुत बड़े लेवल पर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अगर ओवरऑल आप अभी 8 मंत्रियों के कार्यकाल को देखिए 4 साल में, उनके अपने परफॉर्मेंस को देखिए, उसमें 3 मंत्री ऐसे हैं जिनके मंत्रालयों के कामकाज को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी जो है इसकी शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि ये परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, केवल कंट्रोवर्सी में शामिल हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जब नया मुख्यमंत्री आए हैं और जब नए मुख्यमंत्री बनते हैं तो जाहिर सी बात है उनके हिसाब से उनकी कैबिनेट को जगह दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन तमाम लोगों को इसमें रिवार्ड मिलना तय है। अब जैसे इस वक्त जो है कई विधायकों के ऐसे नाम आ रहे हैं जिन विधायकों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोला था, उनकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, और उस वक्त ऐसे में जो है उनको भी इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा नजर है उन 8 मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर है। हमारी जो जानकारी कहती है कि 8 में से 5 वो मंत्री हैं जो वो तो रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन 3 मंत्रियों का पत्ता कट सकता है। जो है वो 3 मंत्रियों का पत्ता किस लिए कटेगा, या तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उनकी नजदीकियां उसकी वजह हो सकती हैं, या फिर उनका परफॉर्मेंस आधार होता है। आज हमने कई मंत्रियों से बातचीत भी की, जो है उनसे हमने पूछा कि क्या परफॉर्मेंस वो आधार होना चाहिए जिसके आधार पर जो है मंत्रियों का चयन हो, तो उनका कहना था कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए। अगर हर एक जगह परफेक्शन की बात होती है तो परफॉर्मेंस वो आधार होना चाहिए। परफॉर्मेंस के आधार पर यह भी तय होना चाहिए कि 4 साल में किस मंत्री ने क्या काम किया। और दूसरी बात, पोर्टफोलियो भी बदले जाएंगे, ये भी तय है कि पुराने मंत्रियों के मंत्रालय भी बदले जाएंगे, उन्हें कुछ नए मंत्रालय। चलिए ब्रिजेश, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। उत्तराखंड शासन से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर है, आईएएस शैलेश बगोली को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सचिव बनाए गए हैं शैलेश बगोली। कल ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत और आज उनके निजी सचिव के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है। वर्तमान में शैलेश जी परिवहन, शहरी विकास विभाग, आवास और मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण का जिम्मा इनके पास है, जिनकी जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे। लेकिन अब
शैलेश बगोली मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सचिव नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत परिणाम देने वाले और बेदाग छवि के अधिकारियों को जल्द अपनी टीम में शामिल करेंगे। चलिए बार फिर से चलते हैं। ब्रिजेश मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, जो नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया, इस पर एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि अब अपनी टीम भी वो बनाने लगे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री। बिल्कुल, देखिए निश्चित है, सबसे बड़ी बात है जब नया मुख्यमंत्री आया है तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनमें भी बदलाव होगा। और जिस तरीके से शैलेश बगोली की नियुक्ति हुई है मुख्यमंत्री के सचिव के तौर पर, यह शुरुआत हो चुकी है। और ये केवल यही नहीं, अगले 24 घंटे में आपको ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे ये आशंका ही नहीं, ये बिल्कुल कंफर्मेशन है कि अभी कई खास करके जो है मुख्यमंत्री से जुड़े हुए या फिर प्रमुख सचिव से लेकर के मुख्य सचिव तक कई ऐसे बड़े बदलाव अभी होने वाले हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में कई बदलाव होंगे। कई ऐसे जो फील्ड का जिम्मा संभाल रहे थे उनको प्रशासन में लेकर के आया जाएगा। इसके साथ ही बहुत सारे लोग जो साइडलाइन थे, बहुत सारे ऐसे अधिकारी जो ईमानदार छवि के अधिकारी हैं जिनको साइडलाइन किया गया था, जिनको प्राइम पोस्टिंग नहीं मिली थी, उनको भी लाया जाएगा। शैलेश बगोली की नियुक्ति कुछ इसी रूप में देखी जानी चाहिए कि जो अफसरशाही में जो बदलाव की आहट है, जो महसूस कर रहे थे, उसकी शुरुआत हो गई है। और अब उनको उनका सचिव बनाया गया मुख्यमंत्री का जो है शैलेश बगोली को। और इसके साथ ही अभी लगभग आधा दर्जन अधिकारी ऐसे हैं जिनके अगले 24 घंटे के अंदर न सिर्फ रद्दोबदल होगा बल्कि कई लोग जो आउट ऑफ फेम पोस्टिंग में थे उनको प्राइम पोस्टिंग में लाया जाएगा। ठीक है ब्रिजेश, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। बहुत 2-3 मिनट मेरे पास है, छोटा छोटा जवाब चाहूंगा। राजेश चमोली साहब, उत्तराखंड सरकार आई है, काम कर रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी तीरथ सिंह रावत साहब को कुछ काम करने का मौका देगी या आप अभी से ही हमले जारी रखेंगे? देखिए धनराज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ 4 साल राज्य के हो गए हैं और 4 साल से हमने राज्य के तमाम मुद्दे जो राज्य के स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो और पलायन हो, तमाम मुद्दे राज्य के हमने लगातार उठाए हैं। और आप देखिए 4 साल राज्य की, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 4 साल राज्य के बर्बाद हो चुके हैं। आप अगर परिवर्तन किया है तो उससे क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि सरकार ने जो काम पहले किए नहीं है, निश्चित रूप से 3-4 महीने तक मंत्रालय बनाने में, तमाम चीजें फेरबदल करने में लग जाएंगे। 4-6 महीने बाद यहाँ पे आचार संहिता लग जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन निश्चित रूप से राज्य की जनता मन बना चुकी है कि 2022 में इस प्रचंड बहुमत की जो सरकार यहाँ राज्य में आई थी उसको उखाड़ फेंकना है। और 2022 में नई सरकार, जो विकास की सरकार है, जो जनता की सरकार है, जो रोजगार पे काम करेगी, पलायन पे काम करेगी, शिक्षा पे काम करेगी, स्वास्थ्य पे काम करेगी, यहाँ पे 2022 में कांग्रेस की नई सरकार बनने जा रही है। सर आप बहुत आगे चले गए। विनय गोयल साहब, 1 साल का टेन्योर है, जो चीजें खामियां रह गई हैं, लगता है कवर अप कर लेगी आपकी पार्टी? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मुझे इस बात पे घोर आपत्ति है जो मेरे कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने 4 साल खराब कर दिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या गैर सैनिक को राजधानी ग्रीष्मकालीन सर क्रॉस क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत कम मेरे पास बहुत कम वक्त है। क्रॉस क्वेश्चन नहीं, ये राजनीतिक बातें हैं, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है। अब आपने कहा बदलाव आएगा। जय सिंह रावत साहब, छोटा सा जवाब सर, ये जो मंत्रिमंडल बन रहा है इसमें देहरादून का, उत्तराखंड का कुछ इन्फ्लुएंस होगा या दिल्ली से ही ज्यादातर चीजें तय होंगी? हाँ, निश्चित रूप से दिल्ली से ही होता है, केवल इनका ही नहीं होता, वो परंपरा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री का चुनाव भले फॉर्मली विधायक करते हैं, विधायक दल चुनता है, लेकिन आपने भी देखा मुख्यमंत्री को हटाता कोई विधायक दल तो नहीं हटाता यहाँ पर उत्तराखंड में, वो तो ऊपर से आता है। मंत्री भी बनेंगे, वो लिस्ट आपने कहा है कि वो दिल्ली जा रहे हैं तीरथ सिंह जी, तो दिल्ली में फाइनल होगा। इनमें इनके लिए 3 सीटें पहले से खाली है, तो उसमें हो सकता है, जैसे बहुत सीनियर मोस्ट लीडर है आपके विधायक हैं, हरबंस कपूर हैं, वो तो 8-9 बार के हैं, उसी प्रकार जिन्होंने विद्रोह लगभग असंतुष्ट थे, चुफाल साहब वो भी थे, मुन्ना सिंह चौहान है, कुछ ऐसे लोगों को संभव है कि इनको तो, इनके लिए तो गुंजाइश है। लेकिन अगर कुछ लोगों को हटाया जाता है, अगर पिछले कैबिनेट जिनकी चर्चाएं चल रही है, जैसे पिछले जो कांग्रेसी आए थे
उनमें से भी किसी के नाम चल रहे हैं कि भाई वो कांग्रेसियों में से कुछ हटाया जाता है, तो वो तब इनके लिए गड़बड़ी वाली बात हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मूल जो बात आपने बताई है कि चीजें दिल्ली से ही फाइनलाइज होने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनय गोयल साहब, इस चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े। राजेश चमोली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उमा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय सिंह रावत साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके पास हम लगातार अपडेट के लिए आते रहेंगे। तो फिलहाल उत्तराखंड में नई सरकार बन गई है, सरकार को नया मुखिया मिल गया है, लेकिन मुखिया का मंत्रिमंडल कैसा होगा, उसकी रूपरेखा कैसी होगी, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में वो पूरा तय हो जाएगा, पूरी वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो एक मूल बात निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत को दिल्ली से उत्तराखंड भेजा गया है, तो जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें दिल्ली का छाप ज्यादा नजर आने वाला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।